नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आपका स्वागत करता हूं इतिहास अध्ययन के एक नई श्रृंखला में। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग वॉरेन हेस्टिंग के बारे में जान रहे थे। पिछले वीडियो में हमने उसके सुधार कार्यों के ऊपर आपको बताया था। वस्तुतः हम लोगों ने वॉरेन हेस्टिंग के वाणिज्यिक सुधार और सार्वजनिक हित के कार्यों को जाना था। आज के इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस वॉरेन हेस्टिंग के पड़ोसी रियासतों के साथ कैसे संबंध थे उसके ऊपर रहेगा और विशेष ध्यान मुगल सम्राट शाह आलम एवं अवध के साथ संबंधों के ऊपर रहेगा। वस्तुतः वॉरेन हेस्टिंग या फिर अंग्रेजों के भारतीय रियासतों यानी मुगल सम्राट और अवध के नवाब के साथ कैसे संबंध रहे भविष्य में, इस बात को जानने के लिए हमें इलाहाबाद की जो 2 संधियां की गई थी बक्सर के युद्ध के बाद, उसे जानने की आवश्यकता है। जैसा कि हमें मालूम है कि बक्सर के युद्ध के बाद जब इलाहाबाद की 2 संधियां की गई थी तो उस 2 संधियों में अवध के नवाब के ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और साथ ही साथ इलाहाबाद और कड़ा का प्रदेश जो था उसे लेकर के मुगल सम्राट को दे दिया गया और मुगल सम्राट से जो संधि की गई उसमें उसे इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र मिला। साथ ही साथ अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई और उस दीवानी के एवज में 26 लाख रुपया वार्षिक कर देने के ऊपर अंग्रेज रजामंद हुए थे। अब हुआ कुछ यूं कि भविष्य में जब मराठाओं की शक्ति बढ़ती है तब जो मुगल सम्राट शाह आलम होते हैं, जिन्हें इलाहाबाद के किले में नजरबंद करके रख दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो मराठों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं और मराठा पेशवा माधवराव जी सिंधिया मुगल सम्राट शाह आलम को दिल्ली के लाल किले में स्थापित करते हैं। या फिर एक तरीके से आप यह कहें कि मुगल बादशाह शाह आलम और मराठा पेशवा माधवराव सिंधिया दोनों में दोस्ती हो जाती है। यह दोस्ती अंग्रेजों को खटकती है, अंग्रेजों को यह दोस्ती पसंद नहीं आती है। तो वो क्या करते हैं कि जो वार्षिक पेंशन जो दे रहे थे, 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन जो वो मुगल सम्राट को दे रहे थे, जो उन्हें किस एवज में प्राप्त हुआ था? जब उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त किया था। यानी यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का एक क्लेम था, मतलब के बदले में चुकाया गया रकम था। ठीक है। लेकिन जब 1771 में माधवराव सिंधिया उसे मुगल बादशाह को ले जाते हैं, ले जाकर के दिल्ली के लाल किले में स्थापित करते हैं, तब वॉरेन हेस्टिंग इसके ऊपर कड़ा रुख अख्तियार करता है और वह 26 लाख रुपए की जो पेंशन दी जाती थी वो बंद कर देता है और साथ ही साथ कड़ा और इलाहाबाद के जिले मुगल सम्राट से छीनकर अवध के नवाब को 50 लाख रुपए में पुनः बेच दिया जाता है। जो वॉरेन हेस्टिंग का जो यह कार्य होता है, इस कार्य की बड़ी आलोचना की जाती है। आलोचना में कहा जाता है कि कानूनी दृष्टिकोण से वॉरेन हेस्टिंग का यह व्यवहार सर्वथा निंदनीय था, क्योंकि कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के बदले में 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को दिए थे और साथ ही साथ में मुगल सम्राट को इसी दीवानी के बदले कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र भी प्राप्त हुए थे। चूंकि कंपनी अभी भी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का उपयोग कर रही थी, मुगल सम्राट भी 26 लाख रुपए पेंशन और
कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले का हकदार था। इसके अतिरिक्त शाह आलम एक स्वतंत्र शासक था। इस हैसियत से वह मराठों एवं अन्य शक्तियों के साथ संधि करने में या फिर संधि विच्छेद करने के लिए स्वतंत्र था। अतः हम यह देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा एक तरफा कार्रवाई करते हुए जो छूट इलाहाबाद की संधि से मुगल बादशाह को दी गई थी उसे वो वापस ले लेता है, और जो छूट वॉरेन हेस्टिंग को या फिर लॉर्ड क्लाइव को या फिर अंग्रेजों को, कंपनी को जो मिली थी, वो उसका वो उपभोग करते रहते हैं, जबकि नियम के तहत उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी लौटा देनी चाहिए थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मुगल सम्राट शाह आलम के साथ किस तरीके का व्यवहार वॉरेन हेस्टिंग करता है और क्यों करता है। मुगल बादशाह शाह आलम के बाद हम अब अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ वॉरेन हेस्टिंग के संबंधों के ऊपर चर्चा करेंगे। अवध की स्थिति अंग्रेजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वस्तुतः अवध को लेकर के वॉरेन हेस्टिंग ने जो नीतियां अपनाई, वो नीतियां दो उद्देश्यों से प्रेरित थी। पहला उद्देश्य, वह अवध के नवाब के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर कंपनी राज्य की सीमा अफगानों के आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। तो इस तरीके से एक बफर स्टेट के रूप में वो अवध को देख रहा था। दूसरी तरफ ब्रिटिश राज्य को मराठों के आक्रमण से भी सुरक्षित रखना चाहता था। तो चूंकि दो प्रमुख शक्तियों से नवगठित ब्रिटिश साम्राज्य को खतरा था, इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अवध को एक बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया, ताकि डायरेक्ट आक्रमण इन शक्तियों के द्वारा उनके ऊपर ना किया जाए। और अगर अवध के ऊपर किया जाए तो चूंकि अवध को एक सहायक संधि मानने के लिए मजबूर कर दिया गया था, तो इस स्थिति में जब ब्रिटिश सेना अवध की मदद के लिए जाएगी तो ब्रिटिश सेना के खर्चे का वहन अवध का नवाब करेगा। इस तरीके से ब्रिटिश अवध के नवाब के पैसे के ऊपर इन्होंने अपने नवीन साम्राज्य को बचाने का प्रयास किया। वॉरेन हेस्टिंग ने 1771 ईस्वी में अवध के नवाब के साथ बनारस की संधि की, जिसके अनुसार कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब को दे दिए गए। इसके पूर्व 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के द्वारा कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर के मुगल सम्राट शाह आलम को दे दिए गए थे, जिसके बदले में अब 50 लाख रुपए अवध के नवाब को प्राप्त हुए। इसके पूर्व हमने पढ़ा था कि मुगल सम्राट से कलकत्ता एवं इलाहाबाद के जिले वापस ले लिए गए थे, जो उसे बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने अवध के नवाब से छीनकर मुगल सम्राट को दिए थे। बनारस की संधि में यह भी तय हुआ कि अवध की सुरक्षा के लिए कंपनी एक अलग सेना रखेगी, जिसका खर्च नवाब देगा। स्टिंग के इस कार्य से कंपनी को बड़ा लाभ हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से अवध के सुरक्षा के नाम पर वॉरेन हेस्टिंग ने अपने राज्य की सुरक्षा की और इसका वित्तीय वहन अवध के नवाब के द्वारा करवाया। हेस्टिंग की अवध नीति के उपयुक्त दो उद्देश्यों की पूर्ति हो गई, साथ ही अवध पर कंपनी का प्रभाव भी बढ़ गया। लेकिन हेस्टिंग के इन कार्यों के कारण अंग्रेजों को रोहिल्ला के साथ युद्ध करना पड़ा। अवध का नवाब रुहेलखंड को अपने राज्य में सम्मिलित करना चाहता था। इसके लिए वह अंग्रेजों की सैनिक सहायता चाहता था और हेस्टिंग इसके लिए तैयार हो गया। तो हम यहां देख रहे हैं कि अवध का नवाब ने जो वॉरेन हेस्टिंग के साथ दोस्ती की,
उसमें कहीं ना कहीं उसका भी स्वार्थ निहित था कि वह रुहेलखंड के ऊपर कब्जा करना चाहता था और इसमें उसे वॉरेन हेस्टिंग की मदद की आवश्यकता थी। तो आगे के क्लास में हम जानेंगे कि किस तरीके से अवध का नवाब रुहेलखंड के साथ युद्ध लड़ता है और किस तरीके से उसमें मराठाओं की भूमिका शामिल होती है। तो आगे के क्लास में हमारा मुख्यतः फोकस रुहेलखंड, रुहेला सरदारों एवं बनारस के राजा चेत सिंह के साथ वॉरेन हेस्टिंग के संबंधों पर आधारित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।